Hello, good evening. So, let's start with our first question. Generally provides the time and place of a specific scene. जो जनरली प्रोवाइड करता है टाइम या फिर मतलब टाइम और प्लेस किसी स्पेसिफिक सीन के लिए या फिर चैप्टर द इंटायर स्टोरी के चैप्टर के लिए, प्ले के लिए या फिर एक नैरेटिव फॉर्म के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? सेटिंग बोलेंगे। द सेटिंग ऑफ ए स्टोरी इज़ द टाइम ड्यूरेशन। किसी भी स्टोरी की जो सेटिंग होती है वो टाइम ड्यूरेशन या फिर ऐसा प्लेस होता है जो ऑथर जो है चूज करता है टू राइट अबाउट, जिसके बारे में लिखने के लिए। और जो सेटिंग का प्लेस होता है कैन बी रियल लोकेशन या फिर एक फैंटेसी मेडअप लोकेशन, या तो रियल लोकेशन हो सकती है, उसकी फैंटेसी मेडअप लोकेशन हो सकती है। और जो टाइम होता है सेटिंग का कैन बी द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। और जो द सेटिंग ऑफ ए स्टोरी वो क्रिएट करती है इंटरेस्ट एंड प्लेजर फॉर द रीडर ऑफ ए स्टोरी। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं हमारे लिए प्लेजर और इंटरेस्ट क्रिएट करती है किसी भी स्टोरी की सेटिंग। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सी सिम्पसन, हेल्स कोकरिप, ई ब्लो, बाय एडवर्ड मोन, फिलिप विलियम्स एंड चार्ल्टन हिनमैन। ये कुछ नेम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद देयर कंट्रीब्यूशन टू। तो इनका कंट्रीब्यूशन किसके लिए है ये बताना है। तो इनका कंट्रीब्यूशन है शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, काफ़ी टिपिकल से नेम है। एक दो बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा कि किससे एसोसिएटेड है। तो जो स्कॉलरशिप होती है वो क्या है? शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप किसको दी जाती थी? तो जो स्कॉलरशिप थी इज़ अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु सबमिट, जो सबमिट करते थे द बेस्ट एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ शेक्सपियर के सब्जेक्ट पे, और उनको जज किया जाता था इंग्लिश एंड थिएटर स्टडीज़ प्रोग्राम बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, उनके द्वारा जज किया जाता था। ओके, तो जिसको मिलती थी उसके लिए बोला गया है शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट। हु कंप्लेंट अबाउट शेक्सपियर्स लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर। किसने कंप्लेन की है शेक्सपियर की लैंग्वेज के बारे में इन द फॉलोइंग मैनर, जो नीचे दिया गया, जिस मतलब नीचे दिए गए मैनर में, जिस तरह से नीचे दिया गया है, इस ऐसे कंप्लेन किसने की है शेक्सपियर की लैंग्वेज के बारे में, ये बताना है। ओके, यू मे फाइंड मेन सीन इन सम ऑफ इज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। यू मे फाइंड, तुम ढूंढ सकते हो, मतलब तुम पा सकते हो मेन सीन, जो मेन सीन होते हैं उनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी के, किसकी बात चल रही है? शेक्सपियर की। किंग लियर फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस के लिए क्या ले लो आप? किंग लियर। तो उसमें क्या देखते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, वेयर द लैंग्वेज इज सो आर्टिफिशियल, लैंग्वेज बहुत आर्टिफिशियल है, सो क्यूरियसली टोर्चर्ड है, एंड सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, दैट एवरी स्पीच हैज़ टू बी रीड 2 और 3 टाइम्स, कि जो उसकी स्पीच है ना हमें 2 या 3 बार हैज़ टू बी रीड मतलब पढ़नी पड़ती है, बिफोर इट्स मीनिंग कैन बी कम्प्रीहेंडेड, क्या करने के लिए? उसका मीनिंग समझने के लिए किसी भी स्पीच का। इतनी आर्टिफिशियल, इतनी टॉर्चर्ड है और इतनी डिफ़िकल्ट है। ये किसने कंप्लेन की है, मतलब किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, याद रखना है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, हु क्लेम दैट शेक्सपियर डाइड ए पैपिस्ट। किसने क्लेम किया है कि शेक्सपियर जो है कैसे मरे हैं? एज ए पैपिस्ट। तो किसने बोला है ये? रिचार्ड डेवियस ने। ओके, अच्छा, पैपिस्ट कौन होते हैं? पैपिस्ट होते हैं एक रोमन कैथोलिक रिलेट करते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं विद द रोमन कैथोलिक चर्च, जो उससे एसोसिएट होते हैं रोमन कैथोलिक चर्च से, उनको बोला गया है पैपिस्ट। और ये बोला किसने क्लेम किया है कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर डाइड ए पैपिस्ट, उनके बोला है रिचार्ड डेवियस ने। याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ऑल दैट वी नो ऑफ शेक्सपियर इज़ दैट, जितना भी कुछ हम जानते हैं शेक्सपियर के बारे में, इज़ दैट वो है कि ही वॉज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। उनका जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। फिर क्या हुई? मैरिड, शादी हो गई। हैड चिल्ड्रन देयर, वहाँ उनके बच्चे हुए। बैंड टू लंदन फिर वो लंदन गए। वेयर ही कमेंस्ड एक्टर एंड रोड प्ले, वहाँ पे उन्होंने प्ले लिखी, एंड पोम्स, कविताएं लिखी। रिटर्न टू स्ट्रेटफोर्ड, फिर स्ट्रेटफोर्ड वापस आ गए। मेड हिज बिल, अपनी बिल बनाई, एंड डाइड, और मर गए।
दिस मे बी ए वेरी शॉर्ट बायोग्राफी, ये बहुत ही शॉर्ट बायोग्राफी है। दिस वॉज रिटन बाई वन ऑफ द एडिटर्स ऑफ शेक्सपियर्स, ये लिखा गया है शेक्सपियर के एडिटर में से किसी एक के द्वारा इन द 18th सेंचुरी में, इन्हें कॉम्प्लेनिंग वे, मतलब कंप्लेन करते हुए, कंप्लेनिंग वे में लिखा गया है। तो ये बताना है कि हु इज़ दिस एडिटर, ये एडिटर कौन है जिसने इस तरह से कंप्लेन की है। कि हमें शेक्सपियर के बारे में पता ही क्या है, हमें बस इतना ही तो पता है, उनकी शॉर्ट सी बायोग्राफी है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, शादी हुई, बच्चे हुए, लंदन गए, वहाँ पे राइटर बने, प्ले लिखे, और फिर वापस स्ट्रेटफोर्ड आ गए, वहाँ पे अपनी बिल बनाई और मर गए। इतना ही पता है हमें उनके बारे में। तो इसका एडिटर कौन है? जॉर्ज स्टीवंस। ये बात किसने लिखी है? जॉर्ज स्टीवंस ने। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट डज डंकन कॉल मैकबेथ व्हेन ही हियर्स मैकबेथ हैज़ डिफीटेड मैकडोनाल्ड। ये डंकन जो है मैकबेथ को क्या कह के पुकारते हैं जब वो सुनते हैं कि मैकबेथ ने हरा दिया है। किसको हरा दिया है? मैकडोनाल्ड को हरा दिया है। तो डंकन उनको बोलते हैं, मैकबेथ को मतलब कह के संबोधित करते हैं विलियम कजन, बहादुर, मतलब विलियम मीन्स बहादुर होता है ना, और बर्थी जेंटलमैन, एक योग्य जेंटलमैन। मैकबेथ अब हरा देते हैं, अब कोई जीत के आता है तो उसको सम्मान तो मिलता ही है ना। तो राजा डंकन मैकबेथ को ऐसे कह के संबोधित करते हैं, वेलियंट गजन, बर्थी जेंटलमैन। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल ऑफ द रेनेसांस वंडर इन पोएट्री। किसने टाइटल दिया है रोमांटिक पीरियड को? जो रोमांटिसिज्म है ना, बहुत ही डिफाइन किया गया है, मतलब काफ़ी क्रिटिक्स के द्वारा। जो वॉल्टर पीटर हैं, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने रोमांटिसिज्म को बोला है द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है हमारा, द रेनेसा ऑफ वंडर इन पोएट्री, ये किसने बोला है? थियोडर वॉट्स टंटन ने। ठीक है, किसने बोला है रोमांटिक पीरियड को? ये थियोडर वॉट्स टंटन। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। द 100-year वॉर बिगेन इन द ईयर। 100-year वॉर कब शुरू हुआ? 1337 में। मतलब एक सीरीज थी ये, एक कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। किस किस के बीच में हुआ था? किंगडम ऑफ इंग्लैंड और फ्रांस। और ये कब तक चला? इट लास्टेड फ्रॉम 1337 टू 1337 से लेके 1453, 1453 तक, याद रखना है। मतलब ऑलमोस्ट इतने साल चला है। व्हाट इज़ द फीमेनाइन राइम? फीमेनाइन राइम क्या होती है? एक राइम होता है 2 सिलेबल का। कितने सिलेबल का? 2 सिलेबल का, जिसमें जो लास्ट वाला सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, और इसी का अपोजिट एक और याद कर लेंगे भी हैंड टू हैंड। जो ये तो फीमेनाइन राइम हो गया, एक होता है मस्कुलाइन राइम। तो जो मस्कुलाइन राइम होता है वो इसका ठीक अपोजिट है, उसमें जो लास्ट लेवल होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेस्ड। ओके, फीमेनाइन राइम में लास्ट लेवल कैसा होता है? अनस्ट्रेस्ड, और मस्कुलाइन राइम में जो लास्ट लेवल होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट। Whoever loved that loved not at first sight. शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट। मतलब whoever loved, वो भी क्या प्यार है जो मतलब पहली नज़र में ना हो। शेक्सपियर ने यूज़ किया था इसको एज यू लाइक इट में। बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमोर्टल लाइन? लेकिन जो कंपोजर है वो कौन है इस इमोर्टल लाइन का? तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। नाम सुना हुआ होगा आपने। क्रिस्टोफर मार्लो ने हीरो एंड लिएंडर में मतलब लिखा था, इस लाइन को बोला था। तो अच्छा, मार्लो ने तो क्रिस्टोफर मार्लो ने तो हीरो एंड लिएंडर में बोला था। हमें क्या याद रखना है? शेक्सपियर ने कहाँ यूज किया था इसको? एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट में ये लाइन किसने बोली थी? फीवे ने। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, फीवे ने बोली थी। और फीवे का व्यू था, ये था कि लव जस्ट हैपन्स, बस प्यार हो जाता है, एंड यू कांट हेल्प हु यू आर इन लव विद। तुम हेल्प नहीं कर सकते कि तुम किसके साथ प्यार में हो, मतलब किसी से भी हो सकता है, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। इट जस्ट हैपन्स। ये फीवे के व्यू थे प्यार के बारे में। और उसको ये भी उसको ये लगता था, जैसे बोला है ना लाइन, हू एवर लव
दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। तो उसको ये लगता था कि लव इज़ नॉट रियल, प्यार रियल नहीं है, अनलेस इट इज़ फेल्ट एट फर्स्ट साइट। जब तक कि वो मतलब फर्स्ट साइट में कुछ फील ना हो हमें, तो वो प्यार रियल नहीं है, उसको ऐसा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स बोल्टमैन एंड कोरोनिलस अपीयर। ये स्मॉल कैरेक्टर है, मैंने बोला था ना आपको कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी आए हैं, जिनके बारे में कम सुना होता है या जो कम पॉपुलर कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है कि ये कैरेक्टर किस प्ले से है। तो ये है हैमलेट से। अच्छा ठीक है, हैमलेट में और कौन कौन से कैरेक्टर हैं एक बार उसको पढ़ते हैं। ये जो थे ना बोल्टमैन और कोरोनिलस, ये कोर्टियर्स थे, दरबारी थे वहाँ पे। और हैमलेट में कौन कौन थे, और हैमलेट में हैमलेट था जो था सन ऑफ द लेट किंग, राजा का बेटा था ना मारे हुए, मतलब उसको मार दिया था राजा को। ओके, और फिर और कौन था, क्लाउडियस था, हैमलेट के चाचा। गर्ट्रूड थी हैमलेट की मदर। पोलोनियस था जो लॉर्ड चैम्बरलिन था। ओके, और ओफिलिया थी पोलोनियस की डॉटर और हैमलेट की प्रेमिका। होरोशिया था हैमलेट का फ्रेंड। लियार्टिस था, लियार्टिस कौन था, पोलोनियस का बेटा था और ओफिलिया का भाई था। ओके, रोजनकैन एंड गिल्डनस्टन थे कोर्टियर्स थे, या फिर उन्हें हैमलेट के फ्रेंड्स भी कह सकते हैं आप। और ओसरिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये ओसरिक, एक कोर्टियर था। मार्सलस था, एक ऑफिसर दरबार में था। और बर्नार्डो था, वो भी एक ऑफिसर था। फ्रांसिस्को था, एक सोल्जर था, मतलब फ्रांसिस्को। रोनाल्डो था, रोनाल्डो कौन था, पोलोनियस का सर्वेंट था, जिसको वो पोलोनियस भेजता है लियोटिस की जासूसी करने के लिए, उसकी स्पाई करने के लिए। ओके, ग्रेप्टिगस था, मतलब ग्रेप्टिगस थे। फोर्टिनब्रास था, फोर्टिनब्रास कौन था, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का राजकुमार था। इतने करेक्टर्स थे, मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए आपको हैमलेट के करेक्टर्स, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट, हु रोट नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। किसने लिखा है कि कोई व्यक्ति किंग लियर से ज़्यादा बेटर ट्रेजेडी नहीं लिखेगा। ये तारीफ किसने की है किंग लियर की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है कि शेक्सपियर को मतलब प्रेज करते हुए, उनको उनकी प्रशंसा करते हुए कि नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म का ऑथर कौन है उसके ऑथर हैं जॉन क्रो रंसन। कब आई थी 1941 में। जो ये न्यू क्रिटिक्स थे ना, ये फोकस करते थे वर्ड्स ऑन द पेजेज, जो पेज पे शब्द लिखे हुए हैं। मतलब उनको लगता था कि किसी किताब को पढ़ने के लिए इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उसका ऑथर कौन है। मतलब वर्ड्स ऑन द पेजेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेज किसी भी बात से। और जो टेक्स्ट होता है ना, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ओके, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मतलब ये न्यू क्रिटिक्स का मानना था। नेक्स्ट, हु व्हाट लाइट थ्रो योंडर विदाउट ब्रेक्स, व्हाट लाइट थ्रो योंडर विंडो ब्रेक्स अपीयर इन। ये बताना है ये लाइन कहाँ पे आएगी। ये लाइन आई है रोमियो एंड जूलियट में। अच्छा, जो लाइन है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लाइट कमिंग, मतलब एक लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है कहाँ से, विंडो से। किसके घर से, जूलियट के घर से। ओके, और जो रोमियो है वो खड़ा है उसकी बालकनी के नीचे, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, चिंतन कर रहा है उसकी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलेंगे, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपको कहाँ मिलेगी, रेस्ट रेस्ट पर्टर स्प्रिट। ये किसने बोला है आराम कर लो स्प्रिट। ये हैमलेट बोलता है, उसके जो फादर का घोस्ट होता है उससे बोलता है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 की बात है। तो वो ऐसे क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता है कि जो हैमलेट होता है ना,
जो उसका हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है वो बताता है आगे कि वो रिवील करता है उससे कि जो क्लाउडियस है उसने मर्डर किया है उसके फादर का, क्या डाल के, कान में पॉइजन डाल के। ये तो पता ही होगा आपको। तो वो हैमलेट ना उसके सामने मतलब बदला लेने की वो करता है, वो मतलब शपथ लेता है कि वो अपने पिता की उसका पिता की मतलब मौत का वो लेगा, एवेंज, बदला लेगा। तो इसलिए वो बाद में मतलब हैमलेट उसकी स्पिरिट से कहता है कि रेस्ट, मतलब तुम आराम करो, मैं अपने पिता की मृत्यु का मतलब आपकी मृत्यु का बदला ले लूँगा। ओके, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोड? आपको ये कहाँ मिलेगी? व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। ये बहुत ही इसी जो प्ले है ना वो इसी स्पीच से शुरुआत होता है मैकबेथ की। इसमें जो व्हेन शैल बी थ्री किसकी बात चल रही है? 3 विचेज की बात चल रही है। जो 3 विचेज है वो आपस में बात कर रही होती हैं कि व्हेन शैल बी थ्री मीट अगेन, हम फिर से कहाँ मिलेंगे? थंडर लाइटनिंग और इन रेन, थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में। और सेकंड पिच इसी के नीचे बोलती है इसी लाइन के, व्हेन द हर्ली वर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की बात है, ये शुरुआत की लाइन है जब ये तीनों पिक्चर्स मिलके बोलती हैं कि हम फिर कहाँ मिलेंगे? थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोड? वॉट एंजल्स वेक्स मी फ्रॉम माई फ्लोरी बेड। किस एंजल ने मुझे जगाया है? किससे? मेरे फूलों वाले बेड से, बिस्तर से। ये बोलना है। ये किसने बोला है? ये बताना है। ये मिडसमर नाइट ड्रीम, मिडसमर नाइट ड्रीम बोला है ये। अच्छा, ये बोला किसने है? जो फेरी क्वीन है ना, टाइटेनिया, वो जाग गई है। किससे? बॉटम की सिंगिंग से। इसमें कैरेक्टर था ना बॉटम, उसकी सिंगिंग से। तो आपको पता होगा वो जो है जब वो उठती है तो सी इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद, मतलब वो विद उसी बॉटम से प्यार में पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? आपको याद होगा कि जो मिस्चीवियस पक होता है वो उसकी आंखों में ऐसा वो डालता है ना फ्लावर का जूस एक, जिससे कि वो जब उठेगी तो सबसे पहले जिसको देखेगी उससे उसको प्यार हो जाएगा। तो वो उससे वो फेल इन लव विद बॉटम, जिसका जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो किसका होता है? आस, मतलब गधे का होता है। उससे प्यार में पड़ जाती है। जो मैजिक लव का जो जूस होता है ना वो उसकी आंखों में स्प्रिंकल कर देता है, निचोड़ देता है। कौन? पक, जो शैतानी मिस्चीवियस पक होता है। तो उसी के सॉन्ग से स्टार्टिंग में, मतलब सुबह में जब उठती है तभी ये लाइन आती है, वॉट एंजल्स वेक्स मी फ्रॉम माई फ्लोरी बेड, कि किस एंजल ने मुझे उठाया है? किससे? मेरे फूलों वाले बिस्तर से। तो ये तभी है जब वो बॉटम सिंगिंग कर रहा होता है सुबह में, वो उठ जाती और उससे उसके प्यार में पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट। इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए करेक्टर कॉल्ड स्टारबली? किस प्ले में है एक करेक्टर, मतलब आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रोविन स्टारबली पूरे करेक्टर का नाम है ये, करेक्टर का फुल नेम है ये। मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है। एक ऐसा करेक्टर है शेक्सपियर के मिडसमर नाइट ड्रीम में, वो प्ले द पार्ट ऑफ मूनशाइन। किसका पार्ट प्ले करता है वो? मूनशाइन का। इन देयर परफॉर्मेंस ऑफ पिरामस एंड थिस्बे, किसकी परफॉर्मेंस में? पिरामस और थिस्बे की। मिडसमर नाइट ड्रीम की समरी तो आपने पढ़ी होगी, तभी समझ में आएगा आपको मैं क्या कह रही हूँ। ओके, और जो उसका पार्ट है किसका? रोबिन स्टारबली का, वो समझा जाता है इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द मोर ह्यूमरस कैरेक्टर इन द प्ले। उसको ह्यूमरस कैरेक्टर समझा जाता है प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज? मिल्टन ने किसका नाम लिया है हेवनली म्यूज के रूप? जो बुक फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट की, वो शुरू होती है विद प्रोलॉग, एक प्रोलॉग के साथ शुरू होती है, जिसमें मिल्टन क्या करता है? इन्वोक करता है किसको? एक क्लासिकल म्यूज को, जिसका नाम होता है यूरेनिया, एज द हेवनली
म्यूज। ओके, याद रखोगे ना आप, यूरेनिया। अच्छा, ये तो बुक फर्स्ट की बात हो गई। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो प्रीवियस ईयर में आया है कि किस और मतलब किस किस बुक में जो है वो हेमनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक करते हैं मिल्टन। तो एक तो याद रखना है बुक फर्स्ट में और एक बुक 7 में। ओके, बुक फर्स्ट में और बुक 7 में दोनों याद रखनी है आपको, जिसमें वो हेवनली म्यूज को इन्वोक करता है बुक की शुरुआत में। ओके, नेक्स्ट, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोम, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पे आती है? जो सबसे स्वीटेस्ट थिंग है दैट एवर ग्रू, जो बड़ी हुई है बिसाइड ए ह्यूमन डोम। तो ये लाइन कहाँ पे है? लूसी ग्रे की लाइन है ये। लूसी ग्रे किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की, आपको पता है। तो लूसी ग्रे एक बहुत ही स्वीट सी चाइल्ड होती है, स्वीट डार्लिंग चाइल्ड, और वो मतलब इसमें बताया गया है कि सी ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, मतलब कि कहने का यह है कि सी डिड नॉट ग्रो इनसाइड द डोर। वो बाहर नेचर पे ज़्यादा लिखा है ना विलियम वर्ड्सवर्थ, और लूसी इनका एक काल्पनिक करेक्टर है। तो इसी के बारे में बोला है कि द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क। कहाँ से लिया है इंग्लैंड ने, कहाँ से बोरो किया है किसके मास्क के आइडिया? तो इटली से बोरो किया है। ओके, मतलब मास्क तो आपको पता ही है, एक तमाशा होता है कठपुतलियों का। अगर आप लिटरली में इसका मीनिंग सर्च करोगे तो ये निकलेगा गूगल पे। मास्क जो थे वो इनोग्रेट किए गए थे इन रेनेशा में, इटली में, और ये फ्लोरिश हुए, मतलब फले फूले कहाँ पे? इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। मतलब उस समय पे ज़्यादा फ्लोरिश हुए इनके राज्य के समय में, एलिजाबेथ फर्स्ट के, क्वीन फर्स्ट के और चार्ल्स फर्स्ट के। और ये जो था ना, इट वाज लिटरली द स्पोर्ट ऑफ किंग्स एंड क्वीन। मतलब ये जो मास्क थे वो प्रेजेंट किए जाते थे, मोस्टली परफॉर्म किए जाते थे कोर्ट में, मतलब दरबार में। और बाद में जो है कोर्ट और ड्रामा ने एंडेड कर दिया था इनका, मतलब एंड कर दिए गए थे प्यूरिटन्स के द्वारा इन 1642 में। अच्छा, मास क्या है तो आपको पता ही होगा, एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट था 16 to 17 सेंचुरी से लेकर जो चला था इंग्लैंड में। एक बना होता है किससे? पेंटोमाइम, मतलब मूक अभिनय किया जाता है इसमें, डांसिंग, डायलॉग या फिर सॉन्ग परफॉर्म किए जाते थे प्राय कहाँ पे? ओपनली एट कोर्ट, दरबार। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू।